हे वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओ एफ टी में, जहाँ पर आज हमें सीखना है कैश बुक रोकड़ बही का क्वेश्चन नंबर 9। 11 लिखने वाला था, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आज हम देखेंगे 9 कैसे बनेगा, कैसे सॉल्व होगा। इससे पहले मैंने इसके आर भी क्वेश्चन के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। लगभग 4 पार्ट हो चुके हैं अपलोड होते। एक में आप थ्योरी देखते हैं और फिर 2 में आप प्रैक्टिकल बनाते हैं। तीसरा मैंने क्वेश्चन नंबर 13 समझाया था, जो पेटी कैश का होता है। बाकी के जो क्वेश्चन है 9 और उससे पहले के, वो सब मैं अभी डे बाय डे अपलोड करते जा रहा हूँ। तो अगर आपने अब तक मेरा वीडियो नहीं देखा है, क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे, तो जल्दी से वीडियो देख लीजिए, क्वेश्चन बना लीजिए। बाकी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। मैं हूँ आपका SDM सर। आज हम पढ़ेंगे कैश बुक रोकड़ बही। रोकड़ बही कौन सी रोकड़ बही? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है द्विस्तंभी रोकड़ बही। द्विस्तंभी रोकड़ बही देखिए 2 तरह का होता है। या तो रोकड़ के साथ बट्टे का बनेगा, या तो रोकड़ के साथ बैंक का बनेगा, है ना। या तो बट्टा या तो बैंक। या तो फिर तीसरा जो बनता है वो बैंक और बट्टे का बनता है। तो इस तरह से आपके 3 तरह के द्विस्तंभी बन सकते हैं। डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन आपको क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में जैसे जैसे आपको मध्य दिए जाते हैं, पॉइंट दिए जाते हैं, उसके हिसाब से आप अपने द्विस्तंभी कॉलम को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले प्रश्न पढ़ के चेक करते हैं क्या क्या चीज़ें ज़्यादातर दिया है। रोकड़ है, बैंक है, माल नगद का है, चेक प्राप्त हुआ है, माल का विक्रय किया है, फिर चेक से भुगतान करवाया गया है, मतलब रोकड़ बैंक मिल रहा है। बट्टा का यहाँ कोई जिक्र नहीं है, बस रोकड़ बैंक मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉलम बनेगा वो रोकड़ और बैंक का बनेगा। द्विस्तंभी रोकड़ बही रोकड़ और बैंक की, ठीक है, कैश एंड बैंक। तो आप हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन नंबर 9 द्विस्तंभी रोकड़ बही। तो एक कॉलम आपका रोकड़ का रहेगा, एक कॉलम आपका बैंक का रहेगा। बाकी आपको पता है दिनांक विवरण, खाता पृष्ठ, पृष्ठ संख्या, राशि, बैंक की राशि, फिर से दिनांक विवरण, कंप्लीट वही रिपीट होते जाएगा। कॉलम आपको इस तरह से तैयार कर लेना है। अब हम एंट्री अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2015 1 दिसंबर को दिया गया है हतस्थ रोकड़ 17,500, बैंक में रोकड़ 5,000 रुपये। तो रोकड़ आपके पास 2 तरह का है, एक तो हाथ का और एक तो बैंक का। दोनों को हम हिंदी में बोलते हैं शेष लाया गया, इंग्लिश में बोलेंगे टू बैलेंस। रोकड़ में आपको लिख देना है 17,500 कैश वाले कॉलम में, बैंक वाले कॉलम में आपको लिख लेना है 5,000 रुपये। तो जो सिर्फ शेष होता है उसको आपको विकलन साइड दिखाना है। अगर CR लिखा होता तो आपको समाकलन साइड लिखना होता, ठीक है। आगे 3 तारीख को बोला गया है माल का नगद क्रय 3,000 रुपये। देखिए माल खरीदने से पैसा जाता है, और यहाँ पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था रोकड़ बही बनाने का। रोकड़ अगर आता है, ठीक है, तो उसको विकलन करो। रोकड़ अगर जाता है तो उसको समाकलन करो। अब रोकड़ आता किस किस मदों से है? किसी भी ग्राहक से पैसा मिलेगा, विक्रय करने से पैसा मिलता है, अन्य आय के स्रोत होते हैं उससे पैसा मिलता है, किराया प्राप्त, बट्टा प्राप्त, ये सब चीज़ों से, ठीक है। खर्चे किस में होते हैं? आपने मशीन खरीदा, आपने माल खरीदा, ठीक है, ये सभी चीज़ों में उधार किसी को बेचा, आपको तो कुछ नहीं मिल रहा है, किसी व्यक्ति के पास जा रहा है, कुछ भी खर्चा कर दिया, इन सभी मदों में पैसा जाता है तो वो आपको समाकलन में लिखना है। बाकी जिस मदों से पैसा है वो आपको विकलन में लिखना है। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके इस सारे टॉपिक को पढ़ करके आप खुद ब खुद बना सकते हैं, ठीक है। अगला, माल का नगद क्रय किया। नगद क्रय करने से पैसा आ रहा है कि जा रहा है? नगद खरीदे तो सामान आ गया पर पैसा आपका चला गया, तो इसलिए इसको समाकलन साइड लिखेंगे और लिखेंगे क्रय खाता को बाय परचेस। रोकड़ वाले कॉलम में नगद खरीदा इसलिए आपको 3,000 रुपये रोकड़ वाले कॉलम में लिखना है। अगर बैंक से मतलब चेक से खरीदा रहता तो फिर आपको बैंक में लिखना होता, ठीक। अब जसमीत से चेक प्राप्त कितने का? 10,000 रुपये का, ठीक है। किससे प्राप्त हुआ है? जसमीत से। तो चेक जब प्राप्त होता है तो चेक के रूप में सिर्फ आपको एक रोकड़ मिला है, अभी तक उसको बैंक में नहीं जमा किया है, ठीक। तो यहाँ पर आप बोलेंगे जसमीत से विकलन साइड में, क्योंकि आपको रोकड़ मिल गया चेक के रूप में, उसको आपको रोकड़ वाले कॉलम में ही दर्शाना है, ठीक है, बैंक वाले में अभी नहीं दर्शाएंगे। आगे, नगद माल का विक्रय किया। तो नगद माल का विक्रय किया
यहाँ पर राशि कितनी है, 7,000 रुपये है। तो विक्रय करने से पैसा आता है, तो विक्रय से बोलेंगे 8 तारीख लिख करके, और रोकड़ में आप 7,000 रुपये लिख देंगे, इंग्लिश में टू सेल। अब जसमीत से प्राप्त चेक बैंक में जमा करवाया। देखिए, चेक को बैंक में जमा करवाते हैं तब फिर काउंटर प्रविष्टि होती है, क्योंकि जब भी बैंक में पैसा जाएगा, बैंक विकलन होगा रोकड़ खाते से, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, आपके रोकड़ से पैसा जा रहा है लेकिन खर्च नहीं हो रहा है, आपके बैंक में जा रहा है। तो दोनों तरफ आपको दिखाना जरूरी होता है, एक तो पैसा बैंक में आया पर कहाँ से आया, रोकड़ से गया, है ना। तो इसलिए इसकी काउंटर प्रविष्टि होती है, तो यहाँ पर आपको सी से दर्शाना होता है। तो 10 तारीख आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है बैंक रोकड़ से, और पैसे को आपको बैंक में दिखाना है। और यहाँ पर आपको लिखना है बैंक खाता को, क्योंकि पैसा बैंक में चला गया, बैंक खाता को, और पैसा आपको रोकड़ में दिखाना है। तो जब रोकड़ से बोलेंगे तो बैंक में आना चाहिए पैसा, बैंक वाले कॉलम में। जब बैंक खाता को बोलेंगे तो फिर आपका जो पैसा है वो रोकड़ वाले कॉलम में आना चाहिए, मतलब कैश में आना चाहिए, ठीक है। तो इसकी काउंटर प्रविष्टि होती है बाय बैंक टू कैश। तो टू कैश, कैश है तो बैंक में एंट्री होगा, बैंक लिखे हो तो फिर कैश में एंट्री होगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे आपको टॉपिक मिलेंगे, और अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप शुरू से वीडियो देख सकते हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर जो मैंने सॉल्व किया है, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगला 12 तारीख को माल का क्रय कर चेक द्वारा भुगतान किया गया 20,000 रुपये। खरीदा तो क्रय खाता को बाई परचेस। पैसा बैंक से कटेगा क्योंकि चेक से दिया, इसलिए उस 20,000 को रोकड़ में नहीं दिखाना, उसको बैंक में दिखाना। क्यों दिखाना है, क्योंकि चेक से जब भी पैसे का लेन देन होगा बैंक में ही एंट्री करना होता है। अगला, स्थापना व्यय का भुगतान बैंक के माध्यम से किया। स्थापना व्यय का भुगतान बैंक के माध्यम से किया तो पैसा चला गया, है ना, स्थापना व्यय में। तो स्थापना व्यय विकलन कर देंगे 15 तारीख को, और पैसे को आपको बैंक में लिख देना है, क्योंकि पैसा कहाँ से कटा, बैंक से कटेगा, ठीक है। नगद विक्रय करने से पैसा आता है 18 तारीख को, पैसा आया विक्रय करने से, तो 18 तारीख टू सेल्स, विक्रय से रोकड़ में लिख दो 7,000 रुपये, नगद मिला इसलिए, बैंक में मिलता तो उधर लिखते हैं। अब है बैंक में रोकड़ जमा करवाई। बैंक में रोकड़ जमा करवाई तो फिर से काउंटर होगा, बैंक में जा रहा है और आपके रोकड़ से जा रहा है, तो बैंक खाता को यहाँ लिखना है और रोकड़ में लिखना है, यहाँ रोकड़ खाता से बोल करके बैंक में लिखना है, ठीक है। वही चीज़ें फिर से रिपीट हुई, यहाँ बैंक को बोल के रोकड़ में लिखे थे और रोकड़ से बोल के बैंक में लिखा थे, वही चीज़ यहाँ रोकड़ से बोल के बैंक में लिखा और बैंक को बोल करके रोकड़ में लिखा 10,000 रुपये। चलिए आगे देखते हैं। व्यापारिक व्यय का भुगतान किया 500 रुपये। व्यापारिक व्यय का भुगतान किया, ठीक है। व्यापारिक व्यय सिर्फ भुगतान क्या बोला है, चेक वेक की बात नहीं बोली है, तो आपको रोकड़ में लिख देना है व्यापारिक व्यय को 500 रुपये। कमीशन का चेक प्राप्त किया, कितना, 2,000 रुपये। तो देखिए, चेक प्राप्त होता है तो बैंक में पैसा आता है कमीशन का, तो टू कमीशन लिखना है और पैसे को आपको बैंक में दर्शाना है। किराए का भुगतान किया तो रेंट करके आपको इस तरफ लिख देना है, ठीक है। आगे, रोकड़ का आहरण व्यक्तिगत प्रयोग के लिए किया गया, तो आहरण विकलन बाय ड्राविंग 1,200 रुपये रोकड़ में लिख देना है। बैंक से निकल रहता तो बैंक में लिखते। और फिर से वेतन का भुगतान 6,000 रुपये किया, तो नीचे यहीं पर आप वेतन को करके 6,000 रुपये को एंट्री कर देंगे, ठीक। इसके बाद इस तरफ के पूरे कैश वाले कॉलम को जोड़ना है, कितना हो रहा है, और इस तरफ के कैश वाले कॉलम को जोड़ना है, और दोनों पक्षों को जोड़ने के बाद आपस में घटा देना है, ठीक है। तो इस वाले कैश को पूरा जोड़ना है, इस वाले कैश को जोड़ना है, दोनों को जोड़ के आपस में घटा देना है। जो कमी है वो विकलन समाकलन साइड है, तो उसको शेष ले गए बोल करके यहाँ पर लिख देंगे। तो 41,500 में इसकी जो कमी थी उसको घटाए हैं तो बचा है 8,800, जिसको शेष ले गए बोल कर लिखें। उसी तरह से बैंक वाले को बैंक वाले के साथ घटाएंगे, तो बैंक को जोड़ेंगे तो ये आपका सिर्फ 21,000 समथिंग हो रहा है, और ये आपका 26,000 हो रहा है। अच्छा, ऊपर में एक अमाउंट और होगा, ठीक। तो ये शायद 31 हो रहा है और ये आपका 21 हो रहा है, तो 10,000 की कमी है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है बैंक खाता में शेष ले गए बोल के 10,000 रुपये। उन्हीं को अगले साल के शेष में अब दिखा देते हैं, अगले मंथ में शेष लाया क्या बोल करके 8,800 और 10,000 रुपये, ठीक। बस इसी तरह से बन जाता है आपका कैश बुक और बैंक बुक एक साथ, ठीक है। द्विस्तंभी रोकड़ बही। तो फाइनली क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मेरा समझाना समझ आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
कहीं भी डाउट होते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। समझने के बाद तुरंत कॉपी उठा करके ऐसे क्वेश्चनों को आप लिखा करिए, और एक क्वेश्चन देख लिए तो आप दूसरा क्वेश्चन बना के देखा करिए। बन जाता है अच्छी बात है, नहीं बनता है तो फिर डे बाय डे आपको वीडियो मिलने जा रहा है, तो आप वहाँ पर देख करके पूरे वीडियो को देख करके समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकते हैं। बाकी आप अगर कंटिन्यू क्वेश्चन बनाना चाहते हैं अकाउंट और बिजनेस मैथमेटिक्स के, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन एफटी में। यहाँ डेली वीडियो अपलोड होते हैं आपके लिए, ताकि आप घर बैठे अपने बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर सके। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय बच्चों।